टू माई क्लास। आज हम लोग देखेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। क्विकली देखते हैं कि आज के क्लास में क्या क्या टॉपिक कवर करने वाला है। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जिसे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो या तो वो आगे जा सकता है या वो पीछे जा सकता है। इसी को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन के डेफिनेशन से, आखिर मोशन कहते किसको हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है। फिर हम लोग देखेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किससे बनता है। जनरली एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और टाइम के साथ साथ हम लोग कोऑर्डिनेट में चेंज को रेफर करते हैं उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस से। तो हम लोग देखेंगे कि ये कैसे होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट का जब पोजीशन चेंज होता है तो उसका पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के साथ किस तरह से रिलेशनशिप है। फिर हम लोग एवरेज स्पीड के बारे में देखेंगे और एवरेज वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। देखेंगे कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। फिर कैलकुलस का यूज़ करके हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे पता करते हैं वो देखेंगे। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन देखेंगे कि एक्सेलरेशन कहते किसको हैं। फिर हम लोग समझेंगे कि गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट क्या था और गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट में टाइम के रेस्पेक्ट में ही एक्सेलरेशन को मेजर करने का डिसीजन क्यों लिया और वो उन्होंने किस तरह से प्रूफ किया, वो हम लोग गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। फिर हम लोग कैलकुलस का यूज़ करके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे। फाइनली हम लोग काइनेटिक इक्वेशंस का यूज़ करेंगे और उन काइनेटिक इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बेसिकली हमारे पास 3 काइनेटिक इक्वेशंस हैं। v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square और v square is equal to u square plus 2as। हम लोग ये सारे इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से भी डिराइव करेंगे और कैलकुलस का यूज़ करके भी डिराइव करेंगे। देखेंगे कि कैलकुलस का यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, किस तरह से कैलकुलस का यूज़ करके हमें जब हम ये इक्वेशंस डिराइव करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है। मोशन है क्या। यूँ तो देखा जाए तो पृथ्वी भी अपने चारों ओर घूम रही है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है। अपना जो सूर्य है वो अपने गैलेक्सी में चक्कर लगा रहा है और अपना गैलेक्सी जो है वो यूनिवर्स के क्लस्टर में चक्कर लगा रहा है। यानी कि यूनिवर्स में एक ही सच्चाई है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर्टिकुलरली रेस्ट पे नहीं होता। बिग बैंग के बाद सब कुछ कांस्टेंट मोशन में है। इतना तो समझ गया हम लोग कि सब कुछ किसी न किसी तरह के मोशन में है। तो एक्चुअली इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करें कहीं से और अगर उस ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ पोजीशन बदलता है तो हम लोग कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। पकड़ लो कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये गेंद ही है जो t इक्वल टू 0 मिनट पे यहाँ पे था। हम लोग यहाँ पे समय कुछ भी हो उसको हम लोग t इक्वल टू 0 ओरिजिन में मान लेते हैं कि ये 0 सेकंड पे यहाँ पे था। कुछ समय बाद पकड़ लेते हैं कि 1 मिनट बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, t इक्वल टू 1 मिनट। तो देखो समय जैसे ये जो इंटरवल है ये 1 मिनट का है। 1 मिनट के इंटरवल में, टाइम इंटरवल में ये ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन जो है वो चेंज कर लिया, राइट। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में था, अब ये पोजीशन बदल चुका है। तो इस तरह से मोशन को डिफाइन करते हैं कि चेंज इन पोजीशन विथ टाइम।
काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जहाँ पे हम लोग मोशन का स्टडी करते हैं, मोशन को समझते हैं, मोशन कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं, किस तरह का मोशन हो रहा है वो देखते हैं। पर हाँ, काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन के कॉज पे नहीं जाते हैं, वो मोशन क्यों हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, किस तरह का मोशन हो रहा है, उसका नेचर क्या है, बस उसी की स्टडी करते हैं। काइनेमेटिक्स जो है काइनेमा वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है मोशन। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कब ट्रीट करना चाहिए, राइट। पकड़ लेते हैं कि ये कार है, यहाँ पे कार है जो अपना पोजीशन एक जगह से दूसरे जगह में बदल रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो पोजीशन चेंज हो रहा है, इन दो पोजीशन के बीच में किन दो पॉइंट को हम लोग कहेंगे कि इस कार ने इतना डिस्प्लेसमेंट किया या फिर इतना पाथ लेंथ कवर किया, कितना पाथ लेंथ कवर किया, किन दो पॉइंट को कहोगे? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को कहेंगे या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को कहेंगे? इस तरह से एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग इस कार को एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। इसका मतलब क्या है? कार के किसी एक पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। कार के किसी एक पॉइंट को जो हम लोग मार्क करेंगे वो कोई भी पॉइंट हो सकता है कि ये अगला चक्का का, ये जो अगला चक्का है उसका एकदम सेंटर को हम लोग मार्क कर लिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखेंगे कि जब इसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो ये अगला चक्का का सेंटर यहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि इस कार का जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो ये है। तो ये आप पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो जब आप पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो हमारा सारा कन्फ्यूज़न हट जा रहा है और क्लियर हो जा रहा है कि हाँ, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ये है। लेकिन जब एक कार अगर बहुत दूर ट्रैवल करे, कार की लंबाई कितनी होती है? पकड़ लेते हैं 4 मीटर, और ये कार किसी स्ट्रेट लाइन में या फिर किसी भी रास्ते में पकड़ लेते हैं 1000 किलोमीटर या 100 किलोमीटर चली गई। तो उस केस में जब ये 100 किलोमीटर जा रही है यानी 4000, ये 1 लाख मीटर के आसपास हो जा रहा है, तो उसके कंपेयर में ये 4 जो है एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं जब वो डिस्टेंस काफ़ी बड़ा हो। और अगर डिस्टेंस छोटा है तो कार के किसी पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे और देखेंगे कि वो पॉइंट के, उन दो पॉइंट के बीच में एक्चुअली कितना फ़र्क आया है, पोजीशन दोनों पोजीशन का डिफरेंस कितना है। तो ये होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं। जनरली फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक्स वाई जेड प्लेन को किए हैं जो कि एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हम लोग इसमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, किसी भी तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लेंगे। यहाँ पे इस ओरिजिन में ये जो ओरिजिन दिख रहा है यहाँ पे ये हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। जब यहाँ पॉइंट ऑफ रेफरेंस से हम लोग रेफर कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट P है ये एक्स वाई जेड कुछ कोऑर्डिनेट देगा
और अगर समय के साथ साथ इन तीनों कोऑर्डिनेट में से किसी एक का भी कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो हम लोग कहेंगे कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जहाँ पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट जहाँ पे ओरिजिन है उसके रिस्पेक्ट में पार्टिकल का या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट का या फिर जो भी है ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, यानी वो ऑब्जेक्ट या पॉइंट ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो इस तरह से हम लोग रेफरेंस फ्रेम को डिफाइन कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग रेफरेंस फ्रेम को डिफाइन करते हैं तो इम्पॉर्टेंट क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए, किसी भी तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, आइदर कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट या फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट या सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, किसी भी एक तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगा। साथ में दूसरा क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस रहेगा जहाँ से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे पार्टिकल के पोजीशन को। तो यहाँ पे ओरिजिन को हम लोग पॉइंट ऑफ रेफरेंस कर लिए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट है, हमें समय का भी ध्यान रखना है। तो समय को भी मेजर करने के लिए हमें एक क्लॉक की भी आवश्यकता होगी यहाँ पे, तो हमें एक क्लॉक भी चाहिए होगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक क्लॉक, ये सारे चीज़ मिलके हमारा बनता है एक रेफरेंस फ्रेम। तो ए रेफरेंस पॉइंट एक रेफरेंस पॉइंट, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम और साथ में समय नापने के लिए अगर घड़ी रहे तो हमें मिल जाता है क्या, रेफरेंस फ्रेम। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन। अभी क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे कैसा मोशन होता है। तो जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो तो उसे हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। जब रेक्टिलिनियर मोशन की बात होती है तो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एक पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, एक नंबर लाइन से भी हमारा काम चल जाता है। एक सिंपल नंबर लाइन रहेगा, उसमें भी काम चल जाएगा। उसमें किसी एक पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं, उसके एक तरफ को पॉजिटिव नाम मान लेते हैं और दूसरी तरफ को अगर हम लोग नेगेटिव मान लें तो ये भी हमारा एज ए रेफरेंस फ्रेम की तरह काम करेगा। सिर्फ एक एक्सिस भी रहेगा तो भी काम चलेगा। कब, जब हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं या रेक्टिलिनियर मोशन की बात करते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है ये समझना कि जब मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है तो ऑब्जेक्ट या तो आगे जा सकता है या पीछे जा सकता है, लेकिन इसी स्ट्रेट लाइन पे ही उसका सारा मोशन होगा। तो हम लोग को सिर्फ डायरेक्शन बताना है कि आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। अगर आगे को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं तो पीछे वाले को नेगेटिव डायरेक्शन मान लेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव क्या, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग एक बार डायरेक्शन का पता चल गया, आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, तो हम लोग इस एक सिंगल लाइन से भी काम चला सकते हैं। इसको भी एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। कॉमनली इस सिंगल लाइन का नाम एक्स एक्सिस दिया जाता है। तो ये था हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट। जब कभी भी हमारा जो पोजीशन है वो अगर चेंज हो तो हम लोग देखेंगे कि किसको हम लोग पाथ लेंथ कहेंगे और किसको एक्चुअली हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन को ही देखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन बना लिया है। स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे मीटर मार्क किया हुआ है। एक तरफ को हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं तो एक तरफ को हम लोग नेगेटिव लेके चलेंगे, ठीक है। एक ओरिजिन मान लिया है जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ रेफरेंस की तरह यूज कर। अब हम लोग देखते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे एक आदमी खड़ा है।
जिसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान लिए हैं, इसी को 0 मार्क किया हुआ है, यही हमारा एक्सिस का ओरिजिन है। अब देखते हैं कि अगर ये आदमी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये अगर मूव करे, ये ऑब्जेक्ट अगर मूव करके यहाँ O से लेके यहाँ तक, 0 से लेके 30 तक आ गया, ठीक है। 0 वाले पोजीशन को अगर हम लोग नाम दे देते हैं A, इस नए वाले पोजीशन को नाम दे देते हैं B। तो ये A से B जब आया, उस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि कितना पाथ लेंथ कवर किया, तो देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आया, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि पाथ लेंथ जो है वो कवर किया 30 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इनिशियल पोजीशन क्या था A, फाइनल पोजीशन क्या है B, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये जो भी डिस्प्लेसमेंट है कितना अंतर है, वो भी है 30 मीटर। अब ये जो ऑब्जेक्ट है B, ये फिर से अपना पोजीशन चेंज करता है। अब ये किस तरह का मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन, तो या तो आगे जाएगा या फिर पीछे आएगा। तो ये यहाँ से चल के पकड़ लो कि यहाँ तक पहुँच जाता है। तो जब ये यहाँ तक पहुँचता है इस पाथ से, तो ये जो नया पोजीशन है इसको भी एक नाम देते हैं C। तो अगर आपसे पूछा जाए, तो आपसे अगर यहाँ पे हम लोग बोलें कि A to C पाथ लेंथ क्या होगा, तो पाथ लेंथ कितना हो जाएगा देखते हैं। पहले तो A से B गया था, A से जब B गया था तो पाथ लेंथ कवर किया था कितना 30, फिर वो B से A आया, फिर 30 कवर किया, और फिर इधर 40 माइनस डायरेक्शन की तरफ 40, तो टोटल 30 + 30 + 40, यानी A to C में जो पाथ है वो 100 मीटर कवर कर रहा है। अब क्वेश्चन है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। जब क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट की है तो हमारा इनिशियल पोजीशन कहाँ से पूछ रहा है, A से, फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, C पे। तो A to C देखो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये तो नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन के लिए है। जब हम लोग A to C डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए है। यहाँ पे दूसरा भी कुछ साइन यूज़ कर सकते थे, इस तरफ को अगर वाइट कहते तो इस तरफ को ब्लैक भी दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर है। अब आपसे क्वेश्चन किया जाए कि A to C के बजाय B to C में कितना पाथ कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वो भी देख लेते हैं। B कहाँ पे है, यहाँ पे, C कहाँ पे है, यहाँ पे, वो यहाँ से लेके यहाँ तक चल के आया, इस तरफ 30 इस तरफ 40, तो पाथ हो जाएगा 70 मीटर। और इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी 70 मीटर होगा, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल पॉइंट बदल के B हो गया है। क्वेश्चन में हमारा B to C है। तो इन एग्जाम्पल्स से हम लोग ये समझ सकते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन में जब पोजीशन बदलता है तो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो पहला केस क्या था, A to B, पहला केस था A to B। जब A to B था तो हमारा पाथ लेंथ भी 30 था और डिस्प्लेसमेंट भी 30 था। फिर हमारा A to C आया, जिसमें देख सकते हो कि पाथ लेंथ जो है, जो डिस्टेंस है, यहाँ पे पाथ लेंथ का मतलब डिस्टेंस, जो डिस्टेंस था वो 100 मीटर हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा 40 मीटर ही रहा। तो इसका मतलब है कि दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। और हम लोग वेक्टर में देखे हैं कि डिस्टेंस जो है
वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमारा कवर हो गया है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएंगे, जहाँ पे हम लोग समझेंगे कि एवरेज स्पीड होता क्या है। यहाँ पे जो फिगर है वो लास्ट जो हम लोग एग्जांपल समझे थे कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसी का सेम एग्जांपल ही है। अब हम लोग जो भी डिस्टेंस कवर हो रहा है तो उसमें उसके एवरेज स्पीड क्या है उसको समझेंगे क्या होता है। एक्चुअली एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जब ये जो आदमी है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये फ्रॉम ए टू बी गया, उस वक्त उसका एवरेज तो उस एवरेज स्पीड जो है वो क्या है। यानी पकड़ लो कि यहाँ ए से स्टार्ट किया था 2 PM में, 2.02 PM में वो बी पहुंच गया। यानी उसको ए टू बी पहुंचने में टोटल टाइम लगा 2 मिनट। और ए टू बी का डिस्टेंस कितना था, कितना कवर किया वो 30 मीटर। तो हमारा पाथ लेंथ क्या हुआ, पाथ लेंथ क्या होता है, पाथ लेंथ को ही हम लोग डिस्टेंस भी कहते हैं। तो पाथ लेंथ कितना हुआ था यहाँ पे 30 मीटर। और टाइम कितना लगा, पकड़ लो कि 2 मिनट। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पे एवरेज स्पीड का जो SI यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। तो हम लोग मीटर पर सेकंड में ही सारा कैलकुलेशन करेंगे। तो जो भी टाइम निकल रहा है उसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी 120 सेकंड। 2 मिनट इक्वल टू 120 सेकेंड। यानी यहाँ पे अगर एवरेज स्पीड ए टू बी के लिए पूछा जाए तो 30 मीटर बाई 120 सेकेंड, जो कि निकल के आता है 0.25 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि जब वो B से C गया, B टू C, ठीक है, उस वक्त उसका एवरेज स्पीड क्या था। तो पाथ लेंथ जरा कैलकुलेट कर लो। तो B टू C के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा इधर का 30, इधर का 40, 70 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 70 मीटर है। और टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम देखो यहाँ पे स्टार्ट किया था कितना में 2.02 में, और ख़त्म कहाँ पे कर रहा है 2.05 में, मतलब टोटल 3 मिनट का टाइम लगा। अब मिनट को हम लोग किस में चेंज कर लेंगे, सेकंड में, यानी 180 सेकंड हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड क्या निकल के आएगा हमारा 70 मीटर बाई 180 सेकेंड। तो इसका वैल्यू 0.39 मीटर पर सेकंड के आसपास आएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए ये जो पूरा जर्नी कर रहा है, यहाँ से जो शुरू हुआ 2 बजे शुरू हुआ, जो A से B गया और फिर B टू C गया, तो इस पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड क्या था, यानी A टू C तक का डिस्टेंस का एवरेज स्पीड क्या था। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, और ये जो डिस्टेंस कवर किया है इसमें उसको कितना समय लगा। तो पहले हम लोग समय का कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 2 बजे स्टार्ट किया था, 2 बजे A पे था, A से B गया, B से C गया, तो टोटल टाइम लगा उसको 5 मिनट। 5 मिनट को कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में, उसे टोटल 300 सेकंड का समय लगा। और इस 300 सेकंड में उसने कितना पाथ लेंथ कवर किया A टू C के लिए, A टू C के लिए वो ज़रा कैलकुलेट करते हैं। A टू B हो गया 30, फिर B टू A हो गया
30, फिर A टू AC हो गया 40, यानी 30 + 30 + 40, यानी 30 + 30 + 40, यानी टोटल 100 मीटर का उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया। और अगर उसने टोटल 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है 300 सेकंड में, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस जो भी किया हुआ है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 मीटर डिवाइडेड बाय 300 सेकंड, यानी ये करीब 33 मीटर पर सेकंड के आसपास आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि टोटल जो जर्नी हुई है यहाँ पे, उसमें उसका एवरेज स्पीड था करीब इतना 0.33, यानी A से लेके B से लेके C तक का जो टोटल जर्नी हुआ था उसमें एवरेज स्पीड उसका 0.33 मीटर पर सेकंड था। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि A टू B जो है 0.25 मीटर पर सेकंड से गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक जब वो जा रहा था, ये वाला डिस्टेंस, इस बीच में उसका था 0.25 मीटर पर सेकंड, मतलब ये धीरे चल रहा था। जब वो B टू C कवर किया, मतलब ये जो ऊपर वाला डिस्टेंस है ये कवर किया, इस वक्त उसका स्पीड थोड़ा तेज था, 0.39 सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड था। और जो कंप्लीट जर्नी था उसका जो है वो एवरेज निकल के आया 0.33। तो इस तरह से हम लोग एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। अगर हमें टोटल टाइम और उस टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है वो पता रहे, तो हम लोग इजीली एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। अब आगे देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। अब हम लोग पिछले एग्जाम्पल को ही लेके एवरेज वेलोसिटी को भी समझेंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज स्पीड क्या था? डिस्टेंस बाय टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हम लोग जब डेफिनेशन देख रहे थे पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट का, तब हम लोगों ने समझा था किस तरह से ये दोनों अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं। इसमें से पाथ जो है, पाथ लेंथ जो जिसे हम डिस्टेंस कहते हैं, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसी को लेके आगे समझते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि एवरेज वेलोसिटी हमें निकालना है A टू B में, तब क्या होगा? A यहाँ पे है, B यहाँ पे, तो A टू B मतलब A यहाँ से जाके यहाँ तक पहुँच गया। इस बीच में ये इसका इनिशियल A से स्टार्ट किया था, तो A इसका इनिशियल पॉइंट था और B इसका फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालने का मतलब कैसे निकाल सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं dx/dt। यहाँ से स्टार्ट किया था, पकड़ लो कि 2 बजे, यहाँ पहुँचने में उसको करीब 2 मिनट का समय लगा, 2 PM में पहुँचा, तो उसको टोटल टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक का वही 2 ही मिनट। और डिस्टेंस इसमें कवर किया, यहाँ से यहाँ तक जो पोजीशन चेंज हुआ इनिशियल से फाइनल तक, उसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसको इस तरह से लिखो x2 - x1, और ये पकड़ लो t2 - t1। तो x2 - x1 क्या हो जाएगा? B से लेके यहाँ तक का, तो यानी ये टोटल जो है वो करीब 30 मीटर है, और इस बीच में 2 मिनट का समय लगा है, इसलिए टाइम जो है 120 सेकेंड। तो ये हमारा निकला था 0.25 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम लोग जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी है वो निकला कितना? 0.25 मीटर पर सेकेंड। और इससे पहले जब हम लोग एवरेज स्पीड निकाल रहे थे तब वो इस डिस्टेंस के लिए 0.25 मीटर पर सेकेंड ही निकला था। अब अगर देखते हैं कि पोजीशन जो है वो चेंज होके B टू C चला आया, पकड़ लो यहाँ पहुँच गया, ऐसा करके आया इधर आ गया, तो उस केस में अगर कहा जाए कि एवरेज वेलोसिटी निकालना है हमें A टू C,
ए टू सी, तो ए टू सी जब देखेंगे तो इनिशियल पोजीशन क्या होगा, ये ए, फाइनल पोजीशन क्या होगा, ये सी, ठीक है। तो ए टू सी के बीच का जो भी डेल्टा एक्स है वो देखते हैं, वो क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये है 40 मीटर, तो ये हो जाएगा 40 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक का समय हम देखे थे लास्ट टाइम कि हमें करीब 5 मिनट का समय लगा था। यहाँ से स्टार्ट हुआ था 2 बजे, यहाँ तक पहुँचने में मुझे 5 मिनट का समय लगा, यानी ये 300 सेकंड से डिवाइड हो गया। यानी अब जो नया डेटा आया है हमारे पास वो है इसको ठीक से लिखते हैं 0.13 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम लोगों को याद है तो हम लोग देखे थे कि लास्ट टाइम ये जो चीज़ था वो निकला था कितना, 0.33 मीटर पर सेकंड, जब ए टू सी का हम लोग एवरेज स्पीड निकाल रहे थे। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी जब निकाल रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो वो कुछ दूसरा निकल रहा है, 0.13 मीटर पर सेकंड निकल रहा है। इसका मतलब है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों अलग अलग होते हैं। हाँ, कुछ केसेस में जब डिस्टेंस यानी पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही इक्वल रहें, उस केस में तो हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों ही सेम निकलता है। लेकिन जब ऐसा ना हो तो हमारा जो वैल्यू है वो डिफरेंट निकलता है। तो यहाँ पे अगर एक और एग्जांपल देखेंगे, वो एग्जांपल क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। पकड़ लो कि इनिशियल पोजीशन ए से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट में जाके वो बी तक गया और बी से फिर ए तक आके रुक गया। यहाँ से जब ए से स्टार्ट कर रहा था उसका समय था 2 PM, जब बी पहुँचा 2.02 PM था, और फिर जब यहाँ पे फाइनली ए पे फिर रिटर्न आ गया तो वो 2.03 PM था। तो इस टोटल जर्नी में जो समय लगा वो टोटल 3 मिनट का समय लगा। लेकिन अब एक गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे जर्नी में ए टू ए यानी ए टू ए में इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों ही सेम है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 मीटर के बराबर है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर के बराबर होगा तो इस केस में हमारा एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो 0 हो जाएगा। लेकिन एवरेज स्पीड कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली में पाथ जो है हम लोग कुछ ना कुछ जरूर चल रहे हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक ए टू बी जो है 30 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक फिर 30 मीटर, यानी यहाँ पे हो जाएगा 60 मीटर का हो गया। और इस पूरे जर्नी में करीब 3 मिनट 180 सेकंड का समय लगा, यानी ये हो जाएगा 0.33 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 हो सकता है, लेकिन एवरेज स्पीड 0 नहीं होगा अगर हम लोग अपना पोजीशन चेंज करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग अब आगे देखेंगे कि किस तरह हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ में, जिसे एक्सटी ग्राफ भी कहते हैं, उसमें हम लोग किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ किसी ऑब्जेक्ट का टाइम के रेस्पेक्ट में, जब वो पोजीशन चेंज हो रहा है उसको किस तरह से प्लॉट करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग उसके बाद देखेंगे कि किस तरह कैलकुलस का यूज़ करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते किसको है। आइए देखते हैं अभी एक एक्सटी ग्राफ, जिसे हम लोग कॉमनली पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं।
तो यहाँ पे जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा, इस लाइन में होगा। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना के रखा है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट या तो आगे जाएगा या पीछे आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक एक्सिस बनाया हुआ है जहाँ पे हम लोग टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक्सिस ये है, ठीक है। एक्स एक्सिस जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो वाई एक्सिस है यहाँ पे वो एक्चुअली में डिफरेंट पोजीशन को मार्क किया हुआ है, ये मीटर में है। और गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे टाइम चूँकि नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हम एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में कुछ भी मार्क किया हुआ नहीं है। जो भी होगा हमारा इसी प्लेन में हम लोग, इसी ग्राफ में हम लोग ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अभी यहाँ पे देखते हैं कि जैसे टाइम इजगल टू 0 पे ये ओरिजिन ओ पे था, और जब टाइम इजगल टू 3 सेकेंड हुआ वो करीब 20 मीटर का डिस्टेंस वो ट्रैवल कर चुका था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में वो थोड़ा धीरे चलेगा, उसके बाद फिर वो थोड़ा तेज़ी से बढ़ेगा, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो ओरिजिन है वो यहाँ पे है। अब ये 3 सेकंड के अंदर में 20 मीटर का डिस्टेंस पहुँच गया। तो शुरू में थोड़ा सा धीरे से ऐसे चला, और फिर ये थोड़ा सा ऊपर होके इस तरह से पाथ कवर कर रहा है। फिर वो अगर t इजगल टू 4 सेकेंड में 20 से 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है, तो अब देखते हैं कि उसका जो ग्राफ होगा वो किस तरह का दिख सकता है। तो ग्राफ जो है यहाँ से आपका ये 40 जो है नेक्स्ट 1 सेकेंड में ट्रैवल कर लिया, तो ग्राफ अगर हम लोग ट्रेस करते जाएं तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। फिर अगर पकड़ लेते हैं कि नेक्स्ट 2 सेकंड में वो अधिक दूर ना जाके सिर्फ 60 मीटर ही ट्रेवल किया, तो हो सकता है कि थोड़ा धीरे चला हो, और जब वो धीरे चल रहा हो तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, वो 60 मीटर तक पहुंच गया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वो 6 सेकंड में 60 मीटर का मार्क टच कर लिया। अब यहाँ से अगर वो लौटता है, पीछे की ओर बढ़ता है, तो उसका मोशन कुछ इस तरह से होगा, राइट। उसका मोशन कुछ इस तरह से होगा, तो हम लोग उसी को ट्रेस करेंगे कि किस तरह पे ये दिखेगा यहाँ पे। तो जब वो पीछे की ओर लौटेगा, पकड़ लेते हैं कि पीछे लौटते हुए वो कुछ इस तरह का पाथ फॉलो कर रहा है। अभी के लिए समझेंगे, पकड़ लेते हैं कि पाथ जो है जब वो 10 सेकंड का टाइम को टच करेगा तो वो फिर से अपने ओरिजिन पे लौट आएगा। यानी यहाँ से शुरू किया था t इजकल टू 6 पे, जब यहाँ पे पहुँच गया t इजकल टू 10। अब अगर वो कंटिन्यू करता है और पीछे जाने का, तो हम लोग उसका ग्राफ को किस तरह से ट्रेस करेंगे। यहाँ पर t इजकल टू 10 था, पकड़ लेते हैं कि और 2 सेकंड के बाद वो यहाँ पे आके रुक गया, यानी t इजकल टू 12 सेकंड पे यहाँ पे रुक गया, यानी -20 पे रुकेगा। तो जब वो -20 पे रुक जा रहा है फाइनली 12 सेकंड के बाद, तो 20 हमारा यहाँ पे है और 12 सेकंड यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करके हम लोग दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि मोशन एक्चुअली जो है वो अभी भी रेक्टिलिनियर मोशन ही है, लीनियर मोशन ही है। यानी जो ऑब्जेक्ट है वो या तो आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, लेकिन जब हम उसका एक्स-टी ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरह का वो दिख सकता है। अब देखते हैं कि इस ग्राफ में अगर कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे हम लोगों से पूछा जाए कि एवरेज वेलोसिटी क्या थी, तो वो हम लोग कैसे बताएंगे।
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एक टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट से पता चल जाएगा, और उसमें कितना समय लगा है उससे हम लोग को टोटल टाइम निकल जाएगा। इससे इसका मतलब है कि हम लोग इस फॉर्मूला से हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग वही करने वाले हैं। पकड़ लेते हैं कि अगर हम लोग से पूछा जाए कि इस टाइम और पर्टिकुलर इन दो टाइम के बीच में 4 सेकेंड और 6 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या थी, तो हम लोग पहले देखते हैं कि 4 सेकेंड में इसका पोजीशन जो है वो 40 मीटर था। ठीक है, तो यहाँ पे t इजिकल टू, इसको नाम दे देते हैं, इसको हम लोग t1 नाम दे देते हैं, इसको हम लोग x1 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को एक टाइम इंटरवल में मैंने उसका ठीक एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गया। अब जब वो और एक 6 पे गया उसको नाम देते हैं t2। t2 टाइम पे वो करीब यहाँ तक पहुँच गया था, राइट। तो यहाँ पे उसका नया पोजीशन था 60 मीटर, जिसको हम लोग x2 पकड़ लेते हैं। तो चेंज इन पोजीशन कितना हुआ? चेंज इन पोजीशन जो है वो हमारा ये डिस्टेंस है। ठीक है, ये जो है चेंज इन पोजीशन को दिखा रहा है। वो कितना टाइम लिया? वो यहाँ से यहाँ तक का टाइम लिया। ठीक है, तो इसी को अगर हम लोग v निकालना चाहें तो इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारा? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। डेल्टा एक्स क्या है? चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन को हम लोग x2 माइनस x1 लिख सकते हैं, और चेंज इन टाइम को t2 माइनस t1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर गौर करें, इस ट्रायंगल को अगर हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो उसको एनालिसिस करने में थोड़ा आसानी होगा, इसलिए हम उसको बाहर निकाल लेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ से जो ट्रायंगल है उसको यहाँ पे बाहर निकाल लिए हैं तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये जो है हमारा जो ट्रेस है वो है, और ये अंदर का वो ट्रायंगल है, जहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है वो चेंज इन पोजीशन को दिखा रहा है, यानी x2 से माइनस x1 है, और यहाँ से यहाँ तक का जो है वो t2 माइनस t1 है। ये पोजीशन जो है वो हमारा x1 है और ये हमारा x2 है। तो ज़रा गौर करें, अगर इसका रेशियो अगर तुम देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो दोनों रेशियो जो है वो tan थीटा के बराबर हो जा रहा है, यानी x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज वेलोसिटी। यानी एवरेज वेलोसिटी जो है वो xt ग्राफ में हमारा जो भी पोजीशन का जो चेंज हो रहा है उसका स्लोप होता है, यहाँ पर tan थीटा के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग एवरेज वेलोसिटी ग्राफिकल मेथड से निकाल सकते हैं, वो हमेशा स्लोप ही होगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में अगर कहा जाए कि यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये एक नया टाइम है। पकड़ लो कि ये इस टाइम को अब हम लोग t1 पकड़ लेते हैं और ये टाइम जो है ये t2 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एवरेज वेलोसिटी अगर पूछा जाए, जरा गौर करो यहाँ पे अगर ये पोजीशन x1 है तो आफ्टर टाइम जब वो 9 सेकंड पे पहुंचा t2 पे भी उसका पोजीशन वही है, यानी पोजीशन में चेंज कुछ हो नहीं रहा है, टाइम बस बदल रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो 0 है और टाइम जो भी लगा हो, इस केस में एवरेज वेलोसिटी हमारा 0 आएगा। यानी इस केस में ये जो फ्लैट लाइन तुमको नज़र आ रहा है इसका स्लोप भी 0 होगा, राइट। तो हम लोगों ने क्या सीखा अभी कि एक्सटी ग्राफ में पोजीशन
और टाइम के साथ किस तरह का रिलेशनशिप रहता है, किस तरह का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, कैसा ग्राफ चलता है। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक्सटी ग्राफ में जो स्लोप होता है वो हमारा को दे देता है क्या, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ द कर्व इन एक्सटी ग्राफ। अब हम लोग देखेंगे कि ग्राफ जो एक्सटी ग्राफ बन रहा है वो कितने तरह के हो सकते हैं। तो अब हम लोग एक्सटी के ऊपर क्या क्या किस तरह का ग्राफ्स हो सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। अगर पकड़ लेते हैं स्ट्रेट लाइन में ही ऑरिजिन टाइम 0 पे ये ऑरिजिन पे था और उस वक्त से अगर इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, मतलब पहला सेकंड में भी वो 5 मीटर गया, दूसरा सेकंड में भी वो फिर से 10 मीटर पहुंचा, तीसरा सेकंड में भी 15 मीटर पहुंचा। इस तरह का जब इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उस वक्त जो ग्राफ होगा वो जनरली इस तरह हम लोग को मिलेगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जब एक्सटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। अब एक और केस देखते हैं जहाँ पे सोचो कि वो स्टार्ट किया है, शुरू में वो थोड़ा धीरे चल रहा है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम में थोड़ा कम, वो जब ऐसा होगा तो देखते हैं कि अब शुरुआत में तो थोड़ा धीरे चला, ऐसे धीरे, फिर अपना वो स्पीड बढ़ाने लगा तो वो तेज़ी से चलने लगा और फिर घटा के ऐसा कुछ इस तरह का भी ग्राफ मिल सकता है। तो इसमें जो इनिशियल पोजीशन है वो थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, उसके बाद फिर वो अपना स्पीड बढ़ाया, फिर अपना स्पीड थोड़ा सा घटाया, थोड़ा धीरे चलने लगा, फिर एक जगह पे जाकर रुक गया और फिर वहाँ से वो वापस लौट आया। तो इस तरह का ग्राफ मिल सकता है। या फिर बहुत तेज़ी से स्टार्ट किया, ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा धीरे धीरे चला, उसके बाद फिर रुक गया, इस तरह का भी ग्राफ मिल सकता है। तो ग्राफ जो है अलग अलग तरीके के मिल रहे हैं। यहाँ पे हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का भी मिल सकता है। तो इस तरह तरह के ग्राफ्स आ सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि किस तरह का ग्राफ नहीं हो सकता है। अगर कोई ग्राफ इस तरह से ऐसे घूम जाए, ठीक है, इस तरह का ग्राफ पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। क्यों नहीं है तो उसको ज़रा देखते हैं। हाँ, अगर हम लोग ये पर्टिकुलर पॉइंट मान लेते हैं या फिर थोड़ा सा ये पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर देखें तो ये टाइम t है, इस टाइम पे पोजीशन यहाँ पे है, लेकिन इसी टाइम पे पोजीशन यहाँ पे है। तो ज़रा एक चीज़ गौर करो कि सेम टाइम पे एक पोजीशन दो पोजीशन तो नहीं हो सकते ना। इसी टाइम पे यहाँ पे भी और यहाँ पे नहीं हो सकते, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट एक टाइम पे एक ही जगह पे रहेगा, वो एक टाइम पे दो जगह पे नहीं रह सकता है। तो इसीलिए इस तरह का ग्राफ पॉसिबल नहीं है जहाँ पे x और t के अगेंस्ट में हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है, कोई भी एक ऐसी वेलोसिटी होती है जो सिर्फ उसी मोमेंट पे हो। पकड़ लो कि तुम एक गाड़ी चला रहे हो जहाँ पे तुम्हारा एक स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर का तुम एक स्क्रीनशॉट या फिर कह लो कि एक पिक ले रहे हो, स्नैप ले रहे हो, तो वो जो है उस वक्त जो भी रीडिंग रहे 40 किलोमीटर पर आवर का रीडिंग दिखा रहा था। उस वक्त जब तुमने फ़ोटो लिया तो उसका एक कुछ टाइम होगा, तो वो बताएगा उस इंस्टेंट पे तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या था। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी से थोड़ा डिफरेंट है। एवरेज वेलोसिटी में हमें क्या करना रहता था, एवरेज वेलोसिटी में एक डेल्टा एक्स रहता था और एक डेल्टा टी रहता था, यानी एक दो पोजीशन दिए हुए रहते थे जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम भी हमें दिया हुआ रहता था, यानी टाइम इंटरवल और पोजीशन दोनों ही पता रहते थे। तो वो हम आराम से स्लोप से, अगर एक्सटी ग्राफ में स्लोप निकालना चाहते थे तो स्लोप से हो जाता था। लेकिन जब बात इंस्टेंटेनियस है
तो हमारे पास तो दो टाइम इंटरवल नहीं है, दो टाइम पॉइंट नहीं है, हमारे पास तो एक ही पॉइंट है, एक ही टाइम पॉइंट है। उस एक पॉइंट पे हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे, हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो उसी के लिए हम लोग कैलकुलस का यूज़ करते हैं। और कैलकुलस में कैसे यूज़ करते हैं वो अब हम लोग देखने वाले हैं। अगर हम लोगों को इस कर्व में कहा जाए कि ये एक पॉइंट है जो कि टाइम t1 पे x1 पोजीशन दे रहा है, और एक पॉइंट ये है जो टाइम t2 पे x2 पोजीशन दे रहा है। इन दोनों के बीच जो है, इस टाइम इंटरवल के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो एवरेज वेलोसिटी हमारा आसानी से निकल जाए। कैसे निकलेगा? वो होगा इन दोनों के बीच का स्लोप। ये जो लाइन दिख रहा है इसका स्लोप जो भी होगा वो हमारा एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर देंगे और यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो हिस्सा है ये t2 माइनस t1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो स्लोप जो है tan थीटा के बराबर होता है। तो tan थीटा के बराबर अगर वो स्लोप है तो वही हमारा एवरेज वेलोसिटी है, वही हमारा डेल्टा x बाई डेल्टा t है, वही हमारा आ जाता है x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। अब अगर हमें कहा जाए कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, पकड़ लेते हैं इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या है वो पता करनी है, तो उसको कैसे करेंगे हम लोग करेंगे कि इसके दोनों ओर जो है एक टाइम ले लेंगे। ये t2 है, ये t1 है, ये t2 है। तो इसके बीच में एक छोटा सा टाइम आ जाएगा डेल्टा t। ठीक है, इस टाइम के बीच में हमारा x1 और x2 कुछ मिलता होगा, उसके बीच का जो है वो डेल्टा x हो जाएगा। अगर हमें एवरेज निकालना रहता तो इन दोनों पॉइंट को हम लोग कर सकते थे, लेकिन अभी हमें एवरेज नहीं इंस्टेंटेनियस निकालना है। तो इंस्टेंटेनियस में हम लोग कुछ ऐसा उपाय करेंगे कि ये जो डेल्टा t है ये घटते घटते इतना करीब आ जाए कि ये जो t तक पहुंच जाए, इस पॉइंट तक पहुंच जाए। ठीक है, इतना कम होते 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 डेल्टा t एकदम t तक पहुंच जाए। तो उसको कैसे करेंगे देखते हैं। और इस केस में जब वो t2 और t1 रहे और x1 और x2 रहे, उस केस में तो हमें इजीली डेल्टा x बाई डेल्टा t से काम चल जाता था। लेकिन जब हमें इनके बीचों बीच t इंस्टेंस पे वेलोसिटी निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, तो हमें कुछ ऐसा उपाय करना होगा कि ये जो डेल्टा t है वो काफ़ी छोटा हो जाए, एकदम छोटा हो जाए, और इतना छोटा हो जाए कि ये घटते 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 t पे आके कन्वर्ज कर जाए। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ये डेल्टा x भी कन्वर्ज, इसका जो स्लोप है वो भी कन्वर्ज करके जस्ट यहीं पे होके रह जाएगा, इस पॉइंट पे ही उसका स्लोप मिल जाएगा। तो उसको कैसे करते हैं? तो उसको समझने के लिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसको कैसे लिखा जाता है, क्या होता है। अगर पकड़ लो कि एक बहुत बड़ा नंबर है 10⁻34, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो इस बड़े नंबर को अगर हम लोग इस तरह से लिखें तो ये जो नया नंबर मिलेगा ये काफ़ी छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर पकड़ लो कि इन्फिनिटी जो है वो बहुत बड़ी नंबर है, पता नहीं कितना बड़ा है, एक्सप्लेन करना मुश्किल है। उसी तरह से अगर हम लोग 1/∞ को लिखते हैं तो ये जीरो के बहुत 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 करीब हो जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं लिमिटिंग केस। ठीक है, इसी को कहते हैं लिमिट लगाना। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ ऐसा उपाय लगाना पड़ेगा कि ये जो डेल्टा t है वो
बहुत बहुत करीब आ जाए जहाँ जिस इंस्टेंट पे हम लोग को निकालना है एक्चुअली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो उसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, इसी को लिखा जाता है dx बाय dt, जो हमें देता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पे जो यूज़ है वो कैलकुलस का यूज़ है। तो कैलकुलस के लिए समझने के लिए मैं अलग से मैथमेटिक्स रिलेटेड जो भी मैथ्स का जो भी बेसिक मैथ्स फिजिक्स के लिए ज़रूरत पड़ेगी वो सारे वीडियोस में अलग से एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, जिसको आप रेफ़र कर सकते हैं। तो आपको कैलकुलस रिलेटेड चीज़ें समझने में आसानी होगी। जनरली जब हम लोग dx बाई dt की बात करते हैं तो वो होता है उस पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचा जा रहा है उसका स्लोप। तो हमें निकालना है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे निकालना है हमें कि t पॉइंट पे निकालना है कि इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो कि होते हुए इस कर्व में जो टेंजेंट टच करता हुआ जा रहा है उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो होगा हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसका स्लोप कैसे मेजर करेंगे, उससे एक टेंजेंट खींचते हैं, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ या फिर यहाँ पे टाइम एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रहा है उससे हम लोग निकाल लेते हैं टेन थीटा। तो उससे हमें उस टेंजेंट का स्लोप मिल जाता है। तो इसी तरह के जो आगे के कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ्स रिलेटेड, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसको आप रेफर कर सकते हैं, जो आपके फिजिक्स में हेल्प होगी। अब जब हम लोग एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है समझ गए हैं, हमें कुछ ग्राफ का भी आइडिया निकल गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं कि जो भी चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसी को हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। हाँ, तो गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, पहले हम लोग अभी इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अभी डेफिनेशन में है कि हम लोग टाइम से इसका रेट मेजर करते हैं। तो टाइम से ही मेजर करने की ज़रूरत क्या थी। गैलीलियो ने सोचा कि क्यों ना हम लोग आइदर टाइम से भी नाप सकते हैं या फिर पर डिस्टेंस कितना चेंज आ रहा है उसको भी देख सकते हैं। तो उसी के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था वो अभी हम लोग देखेंगे। हाँ, पहले हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज देखते हैं। यहाँ पे एक गेंद रख दो, ठीक है। ये जो है टाइम इजकल टू 0 पे इस गेंद को तुम ड्रॉप कर दो, डायरेक्ट छोड़ दो। तो जब आप छोड़ोगे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जो होता है वो वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगा, राइट। कोई उसमें वेलोसिटी हम लोग इंसर्ट नहीं करेंगे। तो जब वो टाइम इजकल टू 1 सेकेंड हो जाएगा तब उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसको कैसे निकालेंगे। तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं एक फार्मूला यूज़ करके। हम लोग आगे भी यूज़ करेंगे वो फार्मूला, किस तरह से डिराइव करेंगे वो तो हम लोग देखेंगे। पर अभी के लिए एक फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, v इजकल टू u प्लस ए टी, जहाँ पे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v वेलोसिटी है, a जहाँ पे एक्सेलरेशन है और t जहाँ पे समय है। यहाँ पे इस केस में जब फ्री फॉल हो रहा है तो जब हम लोग ज़मीन की तरफ उसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं तो नीचे की तरफ g करके एक एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली एक्ट करता है, जिसका वैल्यू अभी हम लोग अगर मोटा मोटी लेना चाहे तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। तो इस फार्मूला को अगर यूज़ करें v इजकल टू यू टी प्लस हाफ, v इजकल टू यू प्लस ए टी,
तो उसमें u का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू 10 है, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, v का वैल्यू हो जाएगा at यानी 10t। ठीक है, तो जब 1 सेकेंड होगा, पकड़ लो कि यहाँ पे पहुँचा है, तब उसका वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड होगा। इस 1 सेकेंड में, इस पहले सेकेंड में 0 से लेके 1 में उसका वेलोसिटी इंक्रीज जो हो रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फिर जो है नेक्स्ट सेकेंड में t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में उसका वेलोसिटी जो है वो t इज इक्वल टू 2, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे इस जगह पे, तो आ जाएगा कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। फिर 3 सेकेंड के बाद t इज इक्वल टू 3 में, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम के साथ इस तरह वेलोसिटी चेंज होता है। ठीक है, टाइम के साथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन में इस तरह से वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर ये वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज ना हो के अगर डिस्टेंस के साथ, या फिर जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, उसके हिसाब से अगर चेंज होता तो क्या होता। अगर डिस्टेंस वाला केस ले लेते हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस वाले के लिए भी हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस केस में भी हम लोग ड्रॉप ही करेंगे, यहाँ से सिंपली ड्रॉप करेंगे और देखेंगे कि हर 1 मीटर में कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। इस केस में जब हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी u का वैल्यू 0 ही होगा और v का वैल्यू आ जाएगा √2as, जहाँ पे s इज इक्वल टू हमारा डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर s इज इक्वल टू 0 है तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी भी 0 ही होगा, क्योंकि हम लोग सिंपली ड्रॉप कर रहे हैं। यहाँ पे भी g का वैल्यू, जो एक्सेलरेशन का वैल्यू, वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही ले रहे हैं। तो नेक्स्ट 1 मीटर में जब s इज इक्वल टू 1 मीटर रहे तब उसका v का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो v का वैल्यू हो जाएगा √2 10 1 यानी √20। ठीक है, अब √20 का वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पे जो √20 है उसका वैल्यू आ जाएगा 4.47 मीटर पर सेकेंड। फिर हम लोग देखेंगे कि और 1 मीटर जाने के बाद s इज इक्वल टू 2 मीटर पे v का वैल्यू क्या हो जाएगा। सिंपली हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन में वैल्यू बैठा देंगे, s का वैल्यू 2 हो जाएगा और आगे तो 20 है ही, तो ये √40 के बराबर आ जाएगा। √40 का वैल्यू क्या आएगा, √40 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 6.32 मीटर पर सेकेंड। फिर हम लोग देखेंगे कि ये जब 3 मीटर पे गया, मीटर बड़ा हो जा रहा है, 3 मीटर पे गया तब उसका वैल्यू आ जाएगा √60। उसी तरह से जब 4 मीटर पे जाएगा तो v इज इक्वल टू √80। फिर जब वो 5 मीटर पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगी। यहाँ पे अगर क्विकली देखें तो √60 का वैल्यू और √80 का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। √60 का वैल्यू आता है करीब 7.74 और √80 का वैल्यू आ जा रहा है 8.94 के आसपास। तो ये सारे वेलोसिटीज़ हैं, हर मीटर पे कितना चेंज आ रहा है। तो अब ज़रा गौर करेंगे, यहाँ पे इसी चीज़ को ठीक से देखेंगे तो ज़रा देखो, यहाँ पे जो टाइम है हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के पर सेकेंड के हिसाब से वो बढ़ती जा रही थी। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे हर मीटर पे चेंज कर रहे हैं तो उस हिसाब से जो है पहले मीटर में वेलोसिटी में जो चेंज आया वो था 4.47 मीटर पर सेकंड का। फिर जो है नेक्स्ट मीटर में जो चेंज आया वो आएगा कितना, 6.32 माइनस 4.47 यानी
यानी ये आ जाएगा 1.85 का। ठीक है, उसके बाद फिर जब हम लोग 2 से 3 के बीच में देखेंगे तो ये 7.74 माइनस 6.32 के बराबर आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो है ये आ जाएगा 8.94 माइनस 7.74, और यहाँ पे जो है ये 10 माइनस 8.94 के बराबर आ जा रहा है। तो यहाँ पे जो चेंजेस आ रहा है हर मीटर पे वो ज़रा गौर करेंगे। पहले मीटर पे आया था 4.47 का चेंज, दूसरे पे आया 1.85 का चेंज, तीसरे मीटर पे आया 1.42 का चेंज, चौथे पे आया 1.20 का चेंज, और फाइनली 1.06 का चेंज आ गया। तो इन चेंज को अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये हर मीटर में, हर सेकंड में ये 10 मीटर का ही चेंजेस आ रहा है, लेकिन हर मीटर के बाद ये इक्वल वैल्यू तो नहीं आ रहा है। तो यही चीज़ जो है गैलीलियो ने ऑब्जर्व की और कहा कि अगर हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो इक्वल टाइम इंटरवल में हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिलता है, माने कांस्टेंट इंक्रीज इन वेलोसिटी फॉर ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग अगेंस्ट उस एक्सेलरेशन को अगर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस नापने जाते तो फिर हमें कैलकुलेशन में काफ़ी दिक्कतें आ जाती है, हमें इक्वल चीज़ नहीं मिल रही है। इसीलिए टाइम से जो है, टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन को नापना इजी होता है और इससे एक फिक्स वैल्यू भी मिलती है। यही था गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट, और इसीलिए जो है हम लोग जो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन पढ़ते हैं वो होता है कि चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और जब भी रेट की बात होती है तो वो हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में ही नापते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एक्सेलरेशन के एक बार डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी ईच यूनिट टाइम जब बढ़ रहा है तो उसके अगेंस्ट में कितना वेलोसिटी चेंज आ रहा है, उसके मेजर को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। जहाँ पे भी ये रेट की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमें स्लोप लेना ही पड़ता है। तो एक बार हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को भी देख लेते हैं। जब बात यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हो, इसे वीटी ग्राफ भी कहते हैं, तो उसमें वेलोसिटी को प्लॉट किया जाता है अगेंस्ट टाइम टी। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में हम लोग ने टाइम ले लिया है और वाई एक्सिस में हम लोग ने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, यानी वेलोसिटी इनिशियली अधिक टाइम में कम इंक्रीज हो रही थी, जबकि यहाँ पे लेटर पार्ट ऑफ दिस ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो का इंक्रीमेंट जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में ज़्यादा हो गया है। यानी तो ये वेरिएबल वेलोसिटी है, यानी इस केस में एक्सेलरेशन जो है वो हो रहा है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज इसीलिए आ रहा है ड्यू टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। तो अगर यहाँ पे अगर आप लोग से पूछा जाए कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन के लिए जब भी एवरेज एक्सेलरेशन की बात होती है तो हमें कुछ टाइम इंटरवल दिया गया होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हम लोग को किन टाइम इंटरवल के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। सपोज दैट कि हम लोग ये एक पॉइंट लेते हैं जो कि टाइम t1 पे है, और फिर हम लोग एक यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे जो कि टाइम t2 पे है। t1 पे वेलोसिटी जो है वो पकड़ लेते हैं कि v1 थी, और t2 पे वेलोसिटी जो है वो चेंज होके v2 हो गई। तो इस केस में जब भी एवरेज एक्सेलरेशन की बात होती है तो
तो ये जो T1 और V1 और T2 V2 के बीच में जो दो पॉइंट है उसके बीच का स्लोप हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे जो स्लोप है ये येलो कलर से जो दिख रहा है उस लाइन का स्लोप जो है इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे ये जो येलो लाइन है उसका स्लोप किस तरह से निकालेंगे, हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे इधर और ये परपेंडिकुलर इधर पड़ा ही हुआ है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो टेन थीटा स्लोप के बराबर होगा। टेन थीटा यहाँ पे क्या निकलेगा, ये डिस्टेंस क्या होगा T2 माइनस T1 और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा V2 माइनस V1। तो टेन थीटा यहाँ पे V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1 के बराबर होगा। यानी एवरेज एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1, या इसी को और एक तरीके से लिखा जाता है डेल्टा V बाई डेल्टा T। तो ये हमारा निकला क्या, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन तो हम लोग अब समझ चुके हैं कि हाँ जो भी दो पॉइंट दिया हुआ है उसके बीच का लाइन को ज्वाइन कर देंगे और उसका स्लोप निकाल लेंगे तो हमें एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा। या फिर हम लोग जब एक्सटी ग्राफ में भी एवरेज वेलोसिटी जब निकाल रहे थे तब भी इसी तरह का स्लोप निकाला गया था, लेकिन हाँ वहाँ पे जो स्लोप निकाला जा रहा था उससे हम लोगों को क्या मिल रहा था, एवरेज वेलोसिटी मिल रहा था। यहाँ पे जो स्लोप, जो वीटी ग्राफ में जो स्लोप है वो हमें देता है एवरेज एक्सेलरेशन। अब हम लोग देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। ग्राफ हमारा वही है वीटी, जहाँ पे वेलोसिटी जो है वेलोसिटी को टाइम के अगेंस्ट में प्लॉट किया गया है। अब अगर हमें किसी एक इंस्टेंट में कहा जाए कि उस इंस्टेंट में उसका एक्सेलरेशन क्या है तो उस वक्त कैसे निकालेंगे हम लोग। पकड़ लेते हैं कि हम लोग को इस इंस्टेंट में, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में ये कोई एक टाइम इंटरवल है, टाइम पॉइंट है T, इसमें हम लोगों को पता करना है कि हमारा एक्सेलरेशन कितना है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि वीटी ग्राफ में स्लोप को हम लोग एक्सेलरेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई तरीका होगा जिससे हम लोग इस पॉइंट पे इस ग्राफ का स्लोप निकाल सके। तो वो तरीका होता है कैलकुलस का। कैलकुलस में जब भी हम लोग रेट मेजर की बात करते हैं तो रेट मेजर में जो भी कर्व है उससे लगता हुआ एक टेंजेंट गुजरता है। तो यहाँ पे कैलकुलस का यूज करके हम लोग देख सकते हैं कि ये जो टेंजेंट येलो कलर में गुजर रहा है, इस टेंजेंट का स्लोप अगर हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में निकालें, जो कि टाइम के एक्सेस से जो भी एंगल बना रहा है उससे अगर हम लोग उस एंगल को मेजर करके टेन थीटा निकालें तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि ये टेंजेंट का स्लोप क्या होगा। तो जनरली ये यहाँ पे हम लोग कैलकुलस का डेरिवेटिव यूज़ करते हैं और ये जो है इक्वल टू होता है dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे y एक्सिस में क्या है, यहाँ पे y एक्सिस में है v, तो ये dv बाई dt के बराबर हो जाएगा इस केस में पर्टिकुलरली, ठीक है। तो चूंकि हम लोग यहाँ पे कैलकुलस का यूज़ करेंगे तो उसको कैसे करेंगे देखेंगे थोड़ा। हाँ, हम लोग करते हैं कि यहाँ पे जिस टाइम पे चाहिए उसके दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा टाइम ले लेते हैं, T1 बाई T2, और T1 और T2 के बीच का गैप कितना है, डेल्टा T। इस टाइम इंटरवल में कर्व में अगर देखा जाए तो जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में वो पकड़ V1 से V2 जा रहा है, तो इसके बीच का जो वेलोसिटी चेंज है वो डेल्टा V के बराबर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्या कि ये जो डेल्टा T है इसको छोटा करेंगे हम लोग। कितना छोटा करेंगे, जिससे कि बिल्कुल ये T के साथ कन्वर्ज हो जाएगा, और जब T के साथ कन्वर्ज हो जाएगा तो हमें उस इंस्टेंट में स्लोप
एक्चुअली मिल जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, लिमिट लेना पड़ेगा। तो उसको लिखते कैसे हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, जहाँ पे बिल्कुल छोटा करते 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 बिल्कुल छोटा कर देंगे, इतना छोटा कर देंगे कि वो 0 के बहुत करीब हो जाएगा। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, इसी को लिखा जाता है डी वाई बाई, सॉरी ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी। एक्चुअली में यही है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कैलकुलस में जो भी दिक्कत हो आप लोग जाके बेसिक मैथ्स का वीडियोस देख सकते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे निकालते हैं, क्या होता है। तो अब हम लोग जो है समझ लिए हैं यहाँ पे क्या क्या, एवरेज एक्सेलरेशन बराबर होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी के, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल होता है डी वी बाई डी टी के। तो इस तरह से हमारा एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट भी आ गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कुछ मोशन ग्राफ्स देखेंगे, जहाँ पे एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ में क्या रिलेशन है, किस तरह का ग्राफ प्लॉट्स होते हैं, वो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे जो है मोशन ग्राफ्स में 3 ग्राफ्स दिए हुए हैं। एक है एक्सटी ग्राफ जिसे हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं, एक है वीटी ग्राफ जिसे हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं, और एक है एटी ग्राफ जिसे हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कहलाता है। तो अब इन तीनों ग्राफ के बीच में रिलेशन देखते हैं। पहला केस है जब कोई पार्टिकल रेस्ट में रहे। रेस्ट से मतलब क्या है, समय के साथ साथ उसका पोजीशन चेंज ना हो, तो उसका एक्सटी ग्राफ कैसा होगा वो देखेंगे। तो पकड़ लेते हैं कि किसी टाइम टी पे वो एक्स पे था, और टाइम जैसे से बीत रहा है वो वहीं पे है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। अब देखो कि पोजीशन तो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, जब मोशन ही नहीं हो रहा है तो उसमें कुछ वेलोसिटी है नहीं, तो उस केस में वेलोसिटी जो है टाइम के साथ साथ 0 ही रहेगा। और जब वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं है, यानी वहाँ पे कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है, यानी वो भी एक्सेलरेशन भी 0 होगा। ठीक है, अब हम लोग केस 2 में आ जाएंगे। केस 2 क्या है, केस 2 में बोल रहा है कि जो पार्टिकल है वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रैवल करता है। यानी पकड़ लो कि पहले सेकंड में अगर 2 मीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है तो 2 सेकंड में 4, 3 सेकंड में 6 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। यानी उसका वेलोसिटी जो है वो इस बार कांस्टेंट होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो हमारा एक्सटी ग्राफ जो है इक्वल टाइम पे जो इस तरह का स्ट्रेट लाइन होगा, जिसमें एक कांस्टेंट स्लोप हमें मिलेगा। जब एक्सटी में कांस्टेंट स्लोप मिल रहा है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे वेलोसिटी को कांस्टेंट ले लेते हैं, तो वेलोसिटी कांस्टेंट कुछ इस तरह का दिखेगा। और जिस केस में वेलोसिटी में कोई चेंज ना हो, यानी वहाँ पे किसी तरह का एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड केस। अब हम लोग थर्ड केस की ओर जाते हैं। थर्ड केस में कह रहा है कि वेलोसिटी लीनियर है और चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा है लेकिन इक्वल विथ टाइम। मतलब अब जो है वेलोसिटी का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। पकड़ लो कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसमें वेलोसिटी का स्लोप जो है वो इक्वल रहेगा, और अगर वेलोसिटी का स्लोप इक्वल रहेगा तो एक्सेलरेशन जो है इस बार कांस्टेंट होगा। ठीक है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे, वेलोसिटी क्या होगा कि इक्वल टाइम में इक्वल इंक्रीज इन वेलोसिटी होगा। जब वेलोसिटी इंक्रीज करे तब एक्सटी प्लॉट किस तरह का दिखेगा देखते हैं। तो एक्सटी प्लॉट हमारा कुछ इस तरह का आएगा, पैराबोलिक। तो ये जो है हमारा कुछ कुछ रिलेशनशिप आया है मोशन ग्राफ में। हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ किस तरह कॉरस्पॉन्डिंग चेंज के साथ चेंज होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
किनेमैटिक्स का कुछ इक्वेशंस। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट किनेमैटिक इक्वेशंस किस तरह से डिराइव करते हैं वो देखेंगे। पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड से देखेंगे किस तरह से डिराइव करते हैं, और फिर हम लोग कैलकुलस मेथड में भी देखेंगे कि वो क्या होता है। जब हम लोग किनेमैटिक इक्वेशंस की बात करते हैं तो मेनली ये जो 3 इक्वेशंस है इनको रेफर किया जाता है। इन 3 इक्वेशंस में हम लोगों ने 5 अलग अलग वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, जिसमें से u को कहा जाता है इनिशियल वेलोसिटी, जब मोशन स्टार्ट हो रहा है उस वक्त उसका वेलोसिटी कितना था। v जहाँ पे है फाइनल वेलोसिटी, यानी मोशन जब एंड हो रहा है उस इंटरवल में कितना उसका वेलोसिटी था। t जो है जनरली टाइम पीरियड या फिर टाइम इंटरवल को रेफर करता है। s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है, और a जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन को रेफर करता है। तो इन 5 वेरिएबल से ही ये 3 इक्वेशंस आते हैं, जिससे हमारा किनेमैटिक का मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। अब देखते हैं कि ये जो किनेमैटिक इक्वेशन को किन तरीकों से डिराइव किया जा सकता है। पहला है ग्राफिकल मेथड और दूसरा यूजिंग कैलकुलस। तो जब हम लोग देखेंगे कि कैलकुलस के यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है तो वो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। पहले देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड से हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं। अब जरा देखते हैं, यहाँ पे जो ग्राफ है ये वीटी ग्राफ है ना, वेलोसिटी और टाइम के अगेंस्ट में हम लोग ग्राफ ले रहे हैं। तो अब इस ग्राफ में पकड़ लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ u है, यहाँ से शुरू कर रहा है, इस पॉइंट को हम लोग u मान लेते हैं। इस इनिशियल वेलोसिटी में टाइम क्या था, ओरिजिन पे था, यानी टाइम इज इक्वल टू 0 था। टाइम इज इक्वल टू t पे, इस पॉइंट पे t पे अगर देखें तो इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज होके यहाँ पे कहीं पे v हो गया। ठीक है, तो वेलोसिटी इस तरह से यूनिफॉर्मली इंक्रीज किया। तो अब जो है बाकी के सारी चीज हम लोग इसी ग्राफ से निकालेंगे। हम लोग इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं टी पे, और u से भी हम लोग एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं इस लाइन पे। ठीक है, तो ये हमारा मोटा मोटी एक ग्राफ मिल गया। तो अब इस ग्राफ में ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, v माइनस यू, और ये जो है ये t के बराबर है। राइट, तो पहला चीज करते हैं कि वीटी ग्राफ में जो स्लोप होता है, स्लोप इन वीटी ग्राफ किसको देता है हमें, वो हमें एक्सेलरेशन देता है। राइट, हम लोगों ने लास्ट अभी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जब पढ़ रहे थे तो एवरेज एक्सेलरेशन में हम लोगों को देखा था कि एवरेज इसका एक्सेलरेशन में जो भी लाइन बन रहा है 2 टाइम इंटरवल के बीच में, तो वो हमें उसका एक्सेलरेशन देता है। तो अगर ये स्लोप निकालेंगे तो स्लोप क्या निकलेगा, यहाँ पे देखो ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या निकलेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी निकलेगा। यानी a इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, v माइनस यू बाई टी। इसी को सॉल्व करोगे तो हमारा पहला इक्वेशन आ जाता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये ग्राफिकल मेथड से हमने पहला इक्वेशन डिराइव कर लिया। अब इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे लिख डालते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट किस तरह से निकलेगा, जनरली डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको डिफाइन करते हैं क्या, एरिया ऑफ द कर्व इन वीटी ग्राफ। यहाँ पे भी हमें समझना होगा कि यहाँ पे एरिया क्यों ले रहे हैं। तो जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो स्लोप लेते हैं,
और जब इंटीग्रेट करते हैं तो कर्व के अंडर का एरिया लेते हैं। तो ज़रा गौर करने वाली बात है, जब हम लोग xt यानी कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो हमें मिल रहा था वेलोसिटी। अब अगर वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमें इसके अंदर का जो एरिया है वो जो मिलेगा वो हमें डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू देता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ कर्व इन वीटी ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट की तरह लिखे हैं। थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स को फॉलो करना, वो जो वीडियोस में डालूंगा तो इसमें हेल्प हो जाएगी आप लोगों को समझने में। तो यहाँ पे इस कर्व के अंदर में, इस ग्राफ के अंदर में टोटल एरिया क्या है, एक तो हो गया ये नीचे वाला एरिया और एक हो गया ये ऊपर वाला एरिया। ये दोनों एरिया मिलकर ही हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ऊपर वाला ट्राइंगल प्लस एरिया नीचे वाला रेक्टेंगल। तो ऊपर वाला ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होता है हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। हाइट कितना है v माइनस यू, बेस कितना है t, और एरिया ऑफ नीचे का जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा u इंटू टी। तो ये हमारा आ गया क्या ut, इसको आगे ले आए प्लस हाफ v माइनस यू इंटू टी। अब जरा इक्वेशन 1 में देखेंगे, इक्वेशन 1 में ये जो इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख के रखा है इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसी को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस यू। ठीक है, तो यहाँ से जो v माइनस यू का वैल्यू है उसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू यहाँ पे s बैठा ही देते हैं। तो यहाँ पर जब सारा वैल्यू प्लेस कर देंगे यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी, यहाँ से आया इक्वेशन 1 से आया है, यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग ने प्लेस कर दिया। तो हमें जो मिल रहा है फाइनल s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ जाता है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ जाता है। इसको भी हम लोग ऊपर लिख के रख लेते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जो है हमारे पास एक इक्वेशन आया है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और हमने पहला इक्वेशन में देखा ही था क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब उस इक्वेशन से अगर हम लोग t निकालें तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, v माइनस यू बाई ए आना चाहिए। ये हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 से निकालें। अब यहाँ से जो भी t का वैल्यू आ रहा है 1 से, उसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग पुट करते हुए जाते हैं। तो s इज इक्वल टू हमारा मिल जाएगा u, t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई a प्लस हाफ a, t का वैल्यू v माइनस यू बाई a होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जब आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा u v माइनस यू स्क्वायर बाई a प्लस यहाँ पे नीचे का a स्क्वायर कट जाएगा, नीचे 2a बचेगा, ऊपर बचेगा v माइनस यू का होल स्क्वायर। इसी को थोड़ा आगे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू नीचे 2a आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2u माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2ub। तो u भी कैंसिल हो गया, तो हमें जो मिल रहा है इस 2a को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। इसी को कैलकुलेट करके अगर हम लोग देखें तो हमें मिलता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा आता है इक्वेशन नंबर 3। इसको भी हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरह से
हमने ग्राफिकल मेथड से ये तीनों इक्वेशन डिराइव कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कैलकुलस का यूज़ करके डिराइव करने का फ़ायदा क्या है, उससे क्या बेनिफिट मिलता है। गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि इन सारे ग्राफिकल मेथड के डेरिवेशन में हम लोगों ने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान के रखा है। एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान के रखा है, एक्सेलरेशन वेरी नहीं कर रहा है। अब हम लोग कैलकुलस के डेफिनेशन से निकालते हैं एक एक करके। कैलकुलस के डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा था कि एक्सेलरेशन को, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को किस तरह से डिफाइन किया गया था। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन किया गया था dv/dt से। वीटी ग्राफ का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी टेंजेंट का स्लोप। तो फ्रॉम डेफिनेशन हमारा आ गया a इजकल टू dv/dt। इसी को लिखा जा सकता है क्या, dv इजकल टू a dt। ठीक है। अब जब ये हो गया है, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो दोनों तरफ इंटीग्रल साइन दे देते हैं a dt। अब जरा गौर करो कि जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी थी जो कि u के बराबर है। जब टाइम t हो गया तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। तो इस केस में हमें इंटीग्रल जो है वो इस तरह से ले सकते हैं, ये डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। ठीक है, जब हम लोग लिमिट साथ साथ लेते हुए चलते हैं। अब जरा देखो कि इसका लिमिट अगर हम लोग बैठा दें तो dv का इंटीग्रल क्या हो जाता है, ये सिंपली v हो जाएगा। इसका लिमिट बैठाते हुए चलते हैं तो ये u से लेकर v तक पहुंच रहा है। इस केस में अगर हम लोग एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मानते हैं, एक्सेलरेशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो a क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और t अंदर में लिमिट के साथ 0 to t तक चला जाएगा। अब जब एक बार लिमिट बैठा देंगे तो ये हो जाएगा v माइनस u और ये हो जाएगा a t माइनस 0। यानी ये हमारा जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन, ये जो पहला इक्वेशन था वो हमारे को मिल गया है यहाँ पे v इजकल टू u प्लस a t। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं v इजकल टू u प्लस a t। अब एक चीज गौर करो, यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान लिया है। एक्सेलरेशन को क्या माना है, कांस्टेंट मान लिया है। जो ग्राफ के केस में मानना मैंडेटरी है, लेकिन कैलकुलस यूज करने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। अगर इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना होके ये किसी फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहता है। पकड़ लो कि ये टाइम दिया हुआ है t² का, e इजकल टू t²। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे एक्सेलरेशन में भी चेंजेस आ रहा है। तो जब इस तरह का फंक्शन दिया हुआ रहे तो इंटीग्रेशन जब करेंगे, इस पॉइंट से जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे a का वैल्यू जो है हम लोग डायरेक्ट बैठा सकते हैं। यहाँ पे जब डायरेक्ट बैठा देंगे तो इस तरह से uv dv हो जाएगा। यहाँ पे 0 to t था, यहाँ पे a की जगह पे हम लोग t² बैठा सकते हैं dt, और इसी को आगे सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे जब आगे सॉल्व करेंगे तो इस तरफ तो सेम ही रहेगा, v u v, तो इधर आ जाएगा t³/3 0 to t। तो ये हो जाएगा v माइनस u, इधर आ गया t³/3। तो इस तरह से जो ये इक्वेशन मिल रहा है ये कब हो जाएगा, जब फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम के हिसाब से दिया हुआ रहेगा। यानी एक्सेलरेशन अगर वेरीज भी करे तो हमें कैलकुलस ठीक ठाक रिजल्ट दे देता है। तो यही फ़ायदा होता है कैलकुलस यूज़ करने का, जिससे हम लोग वेरिएबल एक्सेलरेशन को भी हैंडल करके
इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन पे आ जाते हैं। तो फ्रॉम डेफिनेशन हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या देखे थे, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। इसी को लिख सकते हैं हम लोग क्या, dx इक्वल टू वी डी टी। अब जो है फिर से हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट जब करेंगे तो ये dx को एक तरफ इंटीग्रेट करेंगे और वी डी टी को एक तरफ इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब जो है जब इंटीग्रल कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे dx कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ है, 0 to s तक चेंज हुआ है। और टाइम जो है कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 0 to t तक चेंज हो रहा है। अब इक्वेशन 1 में v का वैल्यू हम लोगों को पता है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 v का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा dx 0 to s, और यहाँ पे मिल जाएगा हमें u प्लस ए टी, और यहाँ पे dt 0 to t। इसको अगर हम लोग आगे लें तो यहाँ पे x जो है वो 0 to s तक वेरी कर रहा है, और यहाँ पे u dt आ जाएगा 0 to t प्लस ए टी डी टी 0 to t, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी जो भी है u, वो तो कांस्टेंट था। इनिशियल वेलोसिटी जो भी है वो तो कांस्टेंट था, राइट, वो तो चेंज हो नहीं रहा था। तो इसलिए u को हम लोग एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा s माइनस 0, तो सिर्फ s बचेगा। ये u जो चूँकि कांस्टेंट है ये बाहर आ गया, u dt का सिर्फ t बचेगा, प्लस यहाँ पे a कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन को भी हम लोग कांस्टेंट मान के चल रहे हैं अभी के लिए, तो फिर ये a बाहर आ गया और अंदर इंटीग्रल में आ गया है t dt। t का इंटीग्रल हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, और ये वेरी करेगा 0 to t। जब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा अपना सेकेंड इक्वेशन, जो कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर होगा। जब हमें ये दोनों इक्वेशन मिल गए हैं तो इन दोनों इक्वेशन को ही यूज करके हम लोग तीसरा वाला इक्वेशन भी निकाल सकते। तो हम लोग यही दोनों इक्वेशन को यूज करके अपना तीसरा वाला इक्वेशन जो है उसको भी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as निकाल सकते हैं यहाँ पे। हाँ, तो इस तरह हम लोग ने देखा कि काइनेटिक इक्वेशंस जो हैं वो दो मेथड से बनाए हुए हैं। एक हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया। ग्राफिकल मेथड में कंडीशन क्या था कि हमारा एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। सेकंड मेथड हम लोगों ने यूज़ किया कि यूजिंग कैलकुलस। जब कैलकुलस ले रहे हैं तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तब भी उसका इक्वेशन ठीक ठाक निकल जा रहा है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम के हिसाब से दिया हुआ रहे तो भी हम लोग इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। तो ये थे काइनेटिक किनेमेटिक इक्वेशंस। ये क्या थे? किनेमेटिक इक्वेशंस। अब हम लोग आगे देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, मेनली रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। जब भी हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं तो अभी हम लोग वन डायमेंशन मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन में ही रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है उसको पहले समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेफरेंस फ्रेम हम लोगों ने लिया है जो कि सिंपली एक एक्स एक्सिस की तरह काम करेगा। ये ग्राउंड को हम लोग मान के चलते हैं, यानी जो रेफरेंस फ्रेम अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ग्राउंड है, और ग्राउंड जो है वो स्टैटिक रेफरेंस फ्रेम है, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे दो गाड़ियाँ हैं, इसको कार ए मान लेते हैं, ये हमारा कार बी है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये स्टार्टिंग पॉइंट, इसको हम लोग ऑरिजिन मान लेते हैं, ये 0 है, ठीक है। तो अब जो है टाइम 0 पे, मतलब कि बिल्कुल इनिशियल टाइम पे कार ए जो है ये पकड़ लेते हैं। यहाँ पे कार ए जो है वो एक्स ए डिस्टेंस पे था, और कार बी जो है वो जो है
एक्स बी डिस्टेंस पे, एक्स बी पोजिशन पे था विथ रेफरेंस टू अपना रेफरेंस फ्रेम और रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और इनिशियली जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग कह सकते थे एक्स बी माइनस एक्स ए। तो किसी भी समय में यहाँ पे जो भी एक्स है वो एक्स ए या फिर जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, हमारा फंक्शन ऑफ टाइम है। यहाँ पे एक्स ए जो है वो है क्या, इनिशियल पोजीशन ऑफ कार ए, और एक्स बी क्या है, इनिशियल पोजीशन ऑफ कार बी। और यहाँ पे ये जो है अपना ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड जो है वो स्टैटिक है, मतलब क्या, वो चल फिर नहीं रहा है। तो जब हम लोग जनरली निकालते हैं, मतलब कि ये जो स्पीड वगैरह निकाल रहे हैं, तो वो जब भी निकालते हैं तो हम लोग जो भी रेफरेंस फ्रेम ले रहे हैं उसको स्टैटिक मानते हैं, ठीक है। यानी जब स्टैटिक रहता है तो फिर हमें जो रीडिंग मिलती है वो पकड़ लो कि कुछ मिल रही है, लेकिन अगर मानो कि रेफरेंस फ्रेम खुद ही चलने लगे तो हमें जो रीडिंग मिलेगी वो कुछ अलग मिलेगी। इसलिए कह सकते हैं कि जो रीडिंग है, जो वेलोसिटी का रीडिंग है, वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, और वो जो डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी है वो जनरली हम लोग नेचर ऑफ रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता हुआ पाया जाता है। जैसे अगर नेचर ऑफ रेफरेंस फ्रेम का मतलब हो गया, अगर रेफरेंस फ्रेम स्टैटिक है तो उसमें कुछ अलग बिहेवियर नोटिस होगा, जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ अलग दिखेगा। अगर रेफरेंस फ्रेम इटसेल्फ अगर वो मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, तो उस केस में जो डिपेंडेंसी के कारण हमें जो रीडिंग मिलती है, हमें जो वेलोसिटी मिलती है वो रिलेटिव हो जाती है, वो रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से काम करती है। तो उसी को समझने के लिए हम लोग ये एग्जाम्पल देख रहे हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है कि यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड में दो गाड़ियाँ दी हुई हैं, कार ए और कार बी। कार ए जो है इनिशियली रेफरेंस पॉइंट से एक से डिस्टेंस पे है, और कार बी जो है इनिशियली एक्स बी डिस्टेंस पे है। और शुरुआत में जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, एक्स बी एंड एक्स ए। और अब देखते हैं कि पकड़ लेते हैं कि इनिशियली इसका जो वेलोसिटी है वो है वी ए और इसका वेलोसिटी है वी बी। तो अब हम लोग एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि एक्स ए जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है, जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है, ये इक्वल टू हो जाएगा इसको इस तरह से लिखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेलोसिटी और टाइम से हम लोग निकाल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। तो अगर एक्स ए एक्स बी जो डिस्प्लेसमेंट है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, तो पकड़ लेते हैं कि टी जीरो पे एक्स ए था और टी पे कुछ होगा, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, एक्स ए एट टाइम टी माइनस एक्स बी एट टाइम ज़ीरो। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये हमें किससे मिला, ये हमें मिला वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ये हम लोग 1 में डाल दिया। इसी तरह से इक्वेशन 2 निकालेंगे, वी बी टी माइनस एक्स बी नॉट इक्वल टू वी बी टी। ये हमारा इक्वेशन 2 आएगा। जब ये दोनों आ गया ये दोनों इक्वेशन आ गया, अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये जब आगे हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो अगर हमें एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी
ये देखो ये वाला चीज़ है, ठीक है। दोनों कार के बीच का डिस्टेंस किसी भी टाइम t पे दोनों के फंक्शन के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने लिखा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये वाला वैल्यू। अब ये वाला वैल्यू हम लोग किस तरह से डिराइव करेंगे, ये वाला वैल्यू हम लोग इन दो इक्वेशन का यूज करके डिराइव कर सकते हैं। जब इन दो इक्वेशन का यूज करके हम लोग ये एक्स बी माइनस एक्स ए डिराइव करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा, जरा गौर करना, वी बी माइनस वी ए टी प्लस एक्स बी एट ज़ीरो इनिशियल टाइम पे माइनस एक्स ए एट ज़ीरो इनिशियल टाइम पे। तो ये कहाँ से आया, ये दोनों इक्वेशन का यूज़ करके, ठीक है। तो हमें ये एक नया इक्वेशन मिल गया, वो क्या है, एक्स बी एट टी माइनस एक्स ए एट टी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए टी प्लस एक्स बी एट ज़ीरो माइनस एक्स ए एट ज़ीरो। ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब अगर हमें इस इक्वेशन को गौर से देखें, इस इक्वेशन को हम लोग अगर गौर से देखें तो ये जो पहला पार्ट नज़र आ रहा है ये क्या है, यही है एस बी ए, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। और यहाँ पे जब बात होता है विथ रेस्पेक्ट टू ए तो इसका मतलब है कि उसको हम लोग देखेंगे। पहले इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा उसको देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको, इक्वेशन 3 को। इक्वेशन 3 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, वो तो है भाई एस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, और इसी को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी बाई टाइम के रेस्पेक्ट में डी टी। और इस तरफ जो है जो आर एच एस है उसमें जब ये डिफरेंशिएट होके आ रहा है तो ये आ जा रहा है डी बाई डी टी वी बी माइनस वी ए टी प्लस डी बाई डी टी एक्स बी नॉट माइनस एक्स ए नॉट। अब जरा गौर करते हैं कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये पीछे वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है, टाइम 0 पे दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो टाइम 0 पे जो भी दोनों कार के बीच का डिस्टेंस रहा होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो अगर ये टर्म कांस्टेंट है, ये टर्म अगर कांस्टेंट है तो ये पीछे वाला टर्म 0 हो जाएगा। अब जरा गौर करो कि वी बी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार बी, वी ए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार ए। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कांस्टेंट ही होगा। तो अगर वो भी कांस्टेंट है तो एस बी ए इज इक्वल टू एस डी टी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी बचेगा। तो इसी इक्वेशन को हम लोग आगे लिखते हैं वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, और यही होता है रिलेटिव वेलोसिटी। अब इस इक्वेशन को हम लोग डिराइव करना तो सीख गए, लेकिन इसका मतलब क्या है वो हम लोग नेक्स्ट कुछ केसेस में देख लेते हैं। अब जब हम लोग पहला केस देखेंगे, पहला केस क्या है कि कार ए और कार बी दोनों इक्वल वेलोसिटी से एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो उस केस में वी ए इक्वल टू वी बी होगा। एक केस पकड़ते हैं कि वी ए का भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और वी बी का भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो वी बी ए यानी क्या है,
इसका मतलब हो जाता है VBA का मतलब होता है कि जो आदमी कार ए के अंदर बैठा हुआ है उसको कार बी का वेलोसिटी कैसा दिखेगा, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रेफरेंस टू कार ए कैसा दिखेगा। तो VBA का फॉर्मूला अगर देखो तो VB माइनस VA होता है, दोनों ही अगर इक्वल रहे तो ये हमारा आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो इसीलिए जब दो गाड़ियां आपस में एक साथ एक ही तरफ चल रही हो, दोनों का वेलोसिटी अगर इक्वल हो, तो हमें एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी में अगर देखें तो फिर लगता है कि वो रुकी हुई है। इसीलिए जब देखना कि ट्रेन जो है दोनों अगर एक ही तरफ जा रही है एक ही स्पीड से, तो हमें लगता है कि किसी भी ट्रेन से किसी को भी देखो तो लगेगा कि वो भाई रुका हुआ है, ठीक है, भले वो दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रही हो। ये हमारा हो गया क्या, पहला केस। अब हम लोग नेक्स्ट केस देखेंगे। अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं जहाँ पे कार बी की वेलोसिटी कार ए से अधिक हो। तो इस केस में पकड़ लेते हैं कि एक एग्जांपल के लिए VB कार बी की वेलोसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है और कार ए की 5 मीटर पर सेकेंड है। इस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी क्या, कार बी की विथ रेफरेंस टू कार ए वो हो जाएगी VB माइनस VA, जिसका वैल्यू आएगा 10 मीटर माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो भी आदमी कार ए के अंदर से देखेगा उसको अपेयर होगा कि कार बी जो है उससे 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दूर जाती हुई दिखेगी। यानी कार बी तेजी से चल रही है और कार ए धीरे चल रही है। इसी तरह से उसे लगेगा कि हाँ उसके बगल से, उसके आगे से और दूर जाती हुई कार बी दिखेगी। इसके पीछे कारण है रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों के बीच का में कार बी का ज़्यादा है, वो दिखेगा कि 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो आगे निकल रही है, लेकिन उसका एक्चुअल स्पीड विद रेफरेंस टू ग्राउंड 10 मीटर पर सेकेंड है। अब हम लोग एक और केस देखेंगे जो कि लास्ट केस होगा, ठीक है। अब एक और केस है, इसमें क्या है कि कार ए, ये जो कार ए है इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है कार बी से। तो उस केस में क्या होगा कि अगर VA की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और VB की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे जो VBA यानी कार बी की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होगी, VB माइनस VA। VA का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड और VB की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ये आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। इस केस में कार ए में जो बैठा हुआ आदमी है वो देखेगा कि कार बी जो है वो उसकी तरफ 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है। यहाँ पे गौर करें कि वेलोसिटी का साइन कैसा है, नेगेटिव मतलब ये जो भी है उल्टी दिशा में उसको आती हुई दिखेगी, लेकिन वो एक्चुअली तो जा रही है इस तरफ 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। लेकिन VA का वेलोसिटी जो है उससे अधिक है, इसलिए जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो जो है फाइनली हमें दिखेगी कैसी, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशनल मोशन के लिए। तो आज हम लोगों ने चैप्टर 3 का सारा कॉन्सेप्ट लगभग कर लिया है, सारा थ्योरी लगभग कर लिया है। तो एक बार देखते हैं क्विकली कि चैप्टर 3 में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। चैप्टर 3 में हम लोग ने स्टार्ट किया था क्या, मोशन किसे कहते हैं वो देखने से। तो हम लोग ने मोशन को समझा, चेंज इन पोजीशन को मोशन कहते हैं वो भी समझा। फिर हम लोगों ने देखा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट लेने का क्या फ़ायदा होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे बनाया जाता है, किस तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम एक क्लॉक के साथ विथ रेफरेंस पॉइंट हम लोग
उसको एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, किसको पाथ लेंथ कहते हैं या डिस्टेंस कहते हैं, किसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं रेस्पेक्टिवली। हम लोगों ने देखा कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। हम लोगों ने ये भी देखा कि एक्सटी ग्राफ में किस तरह से हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ से। फिर हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जैसे हम लोगों ने देखी कि किस तरह से हम लोग जब डेरिवेटिव लेते हैं तो टेंजेंट जो होता है उसका स्लोप एक्चुअली में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का काम करती है यूजिंग कैलकुलस। फिर हम लोगों ने देखा कि एक्सपेरिमेंट ऑफ गैलीलियो क्या था, क्यों हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी का चेंज मेजर करते हैं फॉर एक्सेलरेशन, तो वो किस तरह गैलीलियो ने प्रूव किया था और बताया था कि टाइम के रेस्पेक्ट में अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर में कोई मोशन हो रहा है तो उस केस में वेलोसिटी जो है इक्वल टाइम में इक्वली बढ़ेगी, है ना, कांस्टेंट रहेगी। फिर हम लोगों ने देखा कि वीटी ग्राफ में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किस तरह से एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं, वो भी स्लोप ही होता है, लेकिन इस केस में स्लोप हम लोग निकालते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है वो हम लोग कैलकुलस से निकाले, dv/dt के बराबर होता है, जो कि टेंजेंट का स्लोप के बराबर होता है उस कर्व के। फिर हम लोगों ने देखा कि ग्राफिकल मेथड से किस तरह का, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ग्राफिकल मेथड से काइनेटिक इक्वेशंस निकाल रहे हैं, काइनेमेटिक इक्वेशंस निकाल रहे हैं। और फिर हम लोगों ने देखा कि कैलकुलस का यूज़ करके किस तरह से हम लोगों ने किनेमेटिक इक्वेशंस को डिराइव किया। और अगर हम लोग कैलकुलस यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग वेरिएबल एक्सेलरेशन को भी हैंडल कर सकते थे अगर वो एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन हो। फिर हम लोगों ने देखा कुछ मोशन ग्राफ्स देखे, हम लोगों ने मोशन ग्राफ्स में किस तरह से बिहेव कर रहा है मोशन ग्राफ्स को देखा। और फाइनली हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी देखी, VBA इक्वल टू VB माइनस VA, ये किस तरह बिहेव करता है अगर रेफरेंस फ्रेम मोशन में रहे। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सारा चीज़ कवर किया मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। नेक्स्ट कुछ चैप्टर में हम लोग वेक्टर का कॉन्सेप्ट देखेंगे। फिर हम लोग 2 डायमेंशन या फिर किसी प्लेन में मोशन को स्टडी करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे और सर्कुलर मोशन देखेंगे और रिलेटिव मोशन भी देखेंगे किसी प्लेन पे। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। आप लोग नेक्स्ट वीडियो को भी देखें। थैंक यू।